अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो जो कि हमारी आगे कंटिन्यूशन है ऑफ आवर टॉपिक। एंड टॉपिक जो अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफ्स। इससे पहले हमने जनरल डेफिनेशंस देख ली हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट अपने कुछ देख लिए हैं जो कि स्टैट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, और हमने थोड़ा सा डिटेल भी देख ली कि उसमें इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। तो डिस्क्रिप्टिव जो है वो फर्स्ट पार्ट है, उसमें से हम लोग ये पहला सेशन करने लगे हैं जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है कि वो क्या होता है, और कुछ ग्राफ्स के बारे में कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बाकी वीडियोस भी स्टार्ट से देखें अगर कंप्लीट कोर्स देखना है आपने। अगर इससे रेलिवेंट है तो प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दें सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन जाए जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें। अच्छा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। उससे पहले जैसे मैं भी आपको बात कर रहा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम देख रहे हैं। इसमें एक कलेक्शन ऑफ डेटा है कि पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, वो सर्वे से या किसी तरीके से भी हो सकता है। सेकेंडली डेटा प्रेजेंटेशन है जो कि आज हम देखेंगे, जिसमें टेबल एंड ग्राफ हैं। टेबल के अंदर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ में हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स ऑप्शन है। समराइजेशन ऑफ डेटा जो है वो हमारा इससे नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो कर रहे होंगे जो कि मीन मीडियन मॉड और बाकी चीज़ें होती हैं। अच्छा, प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा को जब हम देखेंगे तो डेटा प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे आपने कभी पाई चार्ट का सुना होगा या आपने बार ग्राफ का सुना होगा। ये जो दोनों टाइप्स हैं ये क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर होती हैं, जिसको कैटेगोरिकल डेटा भी हम कहते हैं। हमने प्रीवियसली इसकी एग्जांपल देखी थी। इसी तरह हमारे पास हिस्टोग्राम है, हमारे पास स्टेम लीफ प्लॉट है, या हमारे पास टाइम सीरीज़ का कोई डेटा है। ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी जो प्रेजेंटेशन हो रही है ये क्वांटिटेटिव डेटा पे होती है। तो जब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हो तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर डिफरेंट ग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हमारे पास इनिशियली फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा दो तरह से होता है। एक अनग्रुप डेटा होता है और एक ग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा वो होता है जो रॉ डेटा हो या फिर सिंपल नंबर्स की फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ हो। ग्रुप डेटा वो होता है जो एक टेबल की फॉर्म में आ रहा होता है, जिसमें आपके पास डिफरेंट क्लासेस आ रही होती हैं और उसके अंदर हर एक की फ्रीक्वेंसी आ रही होती है कि कौन सा नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है उस क्लास के अंदर। अब इसकी डिटेल अभी आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है वो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डेटा है जिसके हम बता रहे हैं कि मिनट स्पेंड ऑन द फ़ोन, ये कुछ हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं कि इतने इतने मिनट्स की कॉल्स की गई हैं। अगर मैं देखूँ तो डेटा बड़ा रॉ पड़ा हुआ है मेरे सामने, ये अनग्रुप डेटा है। इसको मैं ग्रुप में करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्रिएट करूँगा। अच्छा, इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमें उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हैं कि आप इसमें क्लासेस बनाएं और क्लासेस आप 5 की बनाएं। तो हमें की वैल्यूज़ इसमें से जो सबसे पहले चाहिए वो हमें इसके अंदर से एक मिनिमम वैल्यू चाहिए, ताकि हम टोटल रेंज दे सकें क्या चीज़ कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। और उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए जो कि हमारे पास 125 है। अगर आप इसको देखें 5 की क्लासेस के लिहाज से, तो हमारे पास जो चूज़ द नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं तो वो 5 से 15 के दरमियान होना चाहिए। इस प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने 5 सेलेक्ट किया है अभी के लिए। तो हम क्लास की विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी है। हम लोग क्या करेंगे कि हम मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करेंगे तो हमें रेंज पता लग जाएगी कि हमारा टोटल रेंज क्या है, कि कहाँ से कहाँ तक नंबर है। उनको मैं हर एक को 5 के पॉइंट से जब 5 क्लासेस में डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 11.6 की एक क्लास बनती है। उसको मैं राउंड ऑफ कर लूँगा क्योंकि मैं पॉइंट्स में क्लासेस नहीं रखना चाहता, तो मैं इसको 12 कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम से माइनस किया मिनिमम, दिस इज़ रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस, तो मेरे पास क्लास का साइज़ आ गया। अगर मैं इसको डिवाइड बाय क्लास के साइज़ से भी करता तो मेरे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस आ जाती। तो ये दोनों अल्टरनेटिवली यूज़ हो सकते हैं। तो क्लास लिमिट्स जो सी हैं वो हमें लोएस्ट से पिक करनी होती है। ये हमने लोएस्ट डिसाइड की है, तो हमने ये क्लास साइज़ रखा हुआ है। तो इसमें 12 के 12 को हम लोग ऐड कर रहे होंगे, यानी 67 उसमें 12 एंड देन सो ऑन। वो अब आगे हम देखते हैं। उसके बाद मार्क करते हैं हम लोग टैली अप्रोप्रिएट क्लास में जो भी वैल्यू होगी वो जिस क्लास में एग्जिस्ट कर रही होगी। जैसे ये कोई क्लास एक बन रही है, आगे मैं दिखाता हूँ आपको, तो उसके अंदर हम काउंट कर लेंगे कौन सी वैल्यूज़ किस में कितनी बार आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ डेटा था, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस 5 और क्लास की विड्थ जो थी साइज़ ऑफ क्लास वो 12 आया था हमारे पास, जो कि 11.6 को हमने राउंड ऑफ किया था।
अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जी क्लास लिमिट्स हमारी क्या बन रही है 67 और उसके बाद 79, 91, 103, 115। ये मेरी सजेशन है कि क्लासेस बनाने से पहले हमेशा एक साइड पहले फिल करें, इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, चाहे वो इंक्लूसिव हो या ना हो। तो क्योंकि मेरे पास 12 की क्लास विड्थ आई थी तो मैंने 67 में 12 ऐड किया तो 79 बन गया। 79 में मैंने जब 12 ऐड किया तो मेरे पास 91 बना, और इसी तरह 103 एंड 115। अब ऑटोमेटिकली इसके बाद जो क्लास की आगे की वैल्यू आएगी यहाँ वाली, वो इससे एक वैल्यू लोअर होगी जब मैं क्लास लिमिट्स की बात करता हूँ। तो ये 78 है और इसमें भी अगेन 12 12 12 ऐड हो रहे हैं। तो अगर आप वर्टिकली देखें तो 12 का ही चेंज चल रहा है जो एडिशन है हर एक के अंदर। तो इसमें हमारे पास 126 पे आके एक क्लोज होता है। इसमें अब अपर लोअर वैल्यू भी काउंटेड है और अपर वैल्यू भी काउंटेड है। उसके बाद हम काउंट करते हैं कि 67 से 78 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो उतने हम टैली मार्क्स लगाते हैं। हमें नज़र आया कि 3 है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 5 हैं। हम लोग ये काम क्या करते हैं, हम 4 टैली लगाते हैं मार्क्स और एक क्रॉस की लाइन लगाते हैं, सो दैट ये 5 5 के सेट बन जाएं और हम 5 का सेट कैलकुलेट कर सकें। इधर हमें नज़र आ रहा है 5 और 3 8 वैल्यूज़ हैं, इधर 5 और 4 9 वैल्यूज़ हैं, इधर 5 वैल्यूज़ हैं। तो ये मैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में उनके सामने लिख भी देता हूँ। तो टोटल मेरे पास जो आ रहा है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो 30 है। प्रीवियस में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 30 ही वैल्यूज़ थी जिनका मैंने एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली है। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज़ को देखता हूँ और मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो इस तरह ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं ये 12 की विड्थ की जगह पे 10 की विड्थ कर लूँगा तो मेरी क्लासेस इंक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि मैंने ये मैक्सिमम भी कवर करना है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम रेंज आपके पास होना ज़रूरी है, सो दैट कि आपके सारे नंबर इसमें कवर हो सकें। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही टेबल का फॉर्म था, बाकी हम लोग ग्राफ्स की बात करेंगे। तो जो पहला ग्राफ हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, वो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है बार चार्ट के, लेकिन आपस में एडजेसेंट होता है, जुड़ा हुआ होता है। इससे सबसे पहले हम क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका ये होता है कि आप इन दोनों को, जो भी वैल्यूज़ हैं, इनको आपस में माइनस करते हैं। अगर मैं 79 में से 78 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1। उस 1 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.5। तो जो लोअर साइड है इसमें से 0.5 माइनस कर देता हूँ मैं, और जो अपर साइड है उसमें 0.5 ऐड कर लेता हूँ मैं। तो इस तरह अगर आप देखें तो ये दोनों मैचिंग हो जाते हैं। इसमें से जब माइनस होगा 78.5 हो जाएगा, इसमें जब ऐड होगा 0.5 तो ये 78.5 हो जाएगा। ये दोनों जब मैचिंग हो तो इसको हम क्लास बाउंड्रीज भी कहते हैं या ट्रू क्लास लिमिट्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप नोट करें तो इसमें गैप कोई नहीं है। जब गैप कोई नहीं हो, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये डेटा कॉन्टिन्यूस डेटा है, ये डेटा डिस्क्रीट डेटा नहीं है। इट इज़ नॉट इट इज़ विदाउट एनी जंप्स। अब मैं इसको देखता हूँ तो ये मैचिंग है। अगर हम इसका हिस्टोग्राम बनाएं तो टाइम ऑन फ़ोन जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 9, तो ये 9 की फ्रीक्वेंसी आ रही है। और अगर मैं देखता हूँ 3 की जो फ्रीक्वेंसी है 66.5 से 78.5 है, तो 66.5 से 78.5 तक आ रहा है, और ये 3 की फ्रीक्वेंसी तक हाइट तक है। ये मिनट्स आ रहे हैं जो कि मेरे पास यहाँ पे टाइम आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास वर्टिकल एक्सिस के ऊपर है। तो अगर आप देखें 3 यहाँ पे है, सेकंड आपके पास 5 है, देन 8 है, वो 90 से 125 तक बन रहा है। 9 जो है 102 तक था। 9 जो है 102 से लेके 114 तक है, और 5 114 से लेके 126 तक है। 114 से 126 तक 5 नज़र आ रहा है हमें। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये उसी फ्रीक्वेंसी से बनता है, लेकिन द ओनली डिफरेंस इस केस में आप क्लास के मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, आप दोनों को ऐड करते हैं जो क्लास बाउंड्रीज थी, और उसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। इसको एक्स पॉइंट भी कहते हैं टाइम, तो विच इज़ द सेंट्रल वैल्यू। तो आप जब सेंट्रल वैल्यू उसी ग्राफ पे जो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम था मार्क कर लें डॉट्स के साथ, और उनको आप एज टू एज मिला लें एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लाइन के साथ, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। इसके लिए मार्क द मिड पॉइंट एट द टॉप ऑफ ईच बार कर लें आप, कनेक्ट करें कंजेक्टिव मिड पॉइंट को, एक्सटेंड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू एक्सेस, इसको एक्सेस तक एक्सटेंड भी कर लें दोनों तक, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। एक थोड़ी सी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अलावा हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व भी होता है। ये सिमिलर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह ही होता है, लेकिन जो आपने इसमें एक काम ये करना है कि आप इसको फ्री हैंड बनाते हैं। मीन ये थोड़ा कर्वी होता है। अगर आप देखें तो ये थोड़ा थोड़ा इस तरह इसने इसको कर्व किया हुआ है, ये एग्जैक्ट लाइन से नहीं मिला हुआ। जब यहाँ देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में तो इसमें एग्जैक्ट लाइन्स आ रहे हैं।
ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी अदर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखें तो हमें ये नज़र आता है कि हम लोग यहाँ से मिड पॉइंट तो आपने निकाल लिया, इन दोनों को ऐड किया, क्लास लिमिट्स को या क्लास बाउंड्रीज़ को डिवाइड बाय 2 किया, तो ये इसका मिड पॉइंट दे रहा है हर क्लास का। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, तो इट इज़ 3 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर विच इज़ 30, तो ये बना 0.10। तो इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय 30 जो टोटल फ्रीक्वेंसी थी, 8 डिवाइडेड बाय 30, 9 डिवाइडेड बाय 30, 5 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक और चीज़ होती है जो हम फाइंड करते हैं, उसकी रीज़न मैं आगे बताऊंगा क्यों, जब हम आगे एक और ग्राफ देख रहे होंगे। उसमें ये होता है कि आप पहली फ्रीक्वेंसी लिखते हैं एज इट इज़, फिर उसमें आप 3 + 5 ऐड करते हैं तो आपके पास 8 आ जाता है। 8 में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे विच इज़ 8, टोटल 16 हो गया। 16 में 9 ऐड करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, 25 हो गया, और उसमें 5 ऐड करेंगे तो ये 30 हो गया। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आगे हमें काम आएगा मीडियन के केस में या मेजर ऑफ लोकेशन के केस में। और इसके अलावा इसका एक ग्राफ भी बनता है जो कि हम लोग एडिड ग्राफ कहते हैं, जिसको हम लोग, वो लाइन ग्राफ होगा जो टाइम सीरीज़ में यूजुअली यूज़ हो रहा है, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही होती है। मिड पॉइंट निकालने का तरीका उन्होंने बताया है कि क्लास का मिड पॉइंट निकालने के लिए लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का मिड पॉइंट निकल आएगा हमारे पास। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको बताया था 33 डिवाइडेड बाय 30, 5 डिवाइडेड बाय 30, 8 डिवाइडेड बाय 30, 9 डिवाइडेड बाय 30, 5 डिवाइडेड बाय 30। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होता है जिसके अंदर आप एक फ्रीक्वेंसी लेते हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन दैट क्लास और इन लोअर क्लास, तो ये प्लस इससे प्रीवियस कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट में आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस ये वाली लेंगे प्रीवियस वाली क्लास, तो ये 8 हो गया, और 8 में आप नेक्स्ट ऐड करेंगे 8, तो 16 हो गया, तो ये ऐड ऑन होती जाएगी फ्रीक्वेंसीज। और लास्ट इसका हमेशा टोटल सम के इक्वल होता है क्योंकि लास्ट तक सारी फ्रीक्वेंसीज काउंट हो जाती हैं। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब आप हिस्टोग्राम पे प्लेस करेंगे, अब ये पॉइंट्स में आंसर है, तो इट विल बी सेम लाइक जो अदर हमने फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाया है, दिखने में सेम होगा क्योंकि ये सिर्फ आपने रिलेटिव पोर्शन के तौर पे शो कर दिया है, और यहाँ पे ये एक्सिस में वैल्यू चेंज हो जाएंगी, बाकी ये ग्राफ बिल्कुल सेम बनता है जैसे दूसरा ग्राफ बनता है। जो अभी मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखा रहा था, उससे जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग ओजाइव कहते हैं। एंड ओजाइव रिपोर्ट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा सेट दैट आर लेस देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू एक्स। तो किसी भी एक्स वैल्यू के ऊपर वो वैल्यू या उससे नीचे की वैल्यू कितनी बन रही है या वहाँ तक कितना अचीव हो चुका है, इसको देखने के लिए हम ओजाइव कहते हैं। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू बनता है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, तो यहाँ पे इतनी फ्रीक्वेंसी थी, कोई नहीं थी, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आके 3 थी, यहाँ तक आके 5 हो गई, 16 हो गई, समथिंग लाइक दैट, जैसे हम पीछे देख रहे थे। तो हमारी टोटल 30 हो गई फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिवली जब हम 126 पे पहुँचे, तो ये उसकी मार्किंग भी हो गई है यहाँ पे जो हमने देखा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ओजाइव बनाने में हेल्प करती है। ये हम देखना जब चाहें या तो मीडियन फाइंड करें जो आप आगे देखेंगे, या हम देखना चाहें कि इसके नीचे फॉर एग्जांपल तो जो 16 पहली फ्रीक्वेंसीज़ हैं या वैल्यूज़ हैं वो 102 तक कवर कर रही हैं। इसी तरह 114 तक जाएँ तो 25 वैल्यूज़ कवर कर रही हैं, सिमिलर टू दैट। स्टेम एंड लीफ प्लॉट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये भी एक मेथड है हम ताकि डेटा को शो कर सकें। हिस्टोग्राम और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि आपने क्लासेस बना ली और क्लासेस से आपने बीच में से मिड पॉइंट भी ले लिया, तो देयर इज़ अ चांस कि एक क्लास अगर 5 से 10 के दरमियान है और उसमें 3 वैल्यूज़ आपके पास 9 है और एक वैल्यू 7 है, तो आप मिड पॉइंट लेंगे, आप एग्जैक्ट 3 9 वैल्यूज़ नहीं ले रहे होंगे उसमें, तो वो एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं रखता। लेकिन स्टेम लीफ प्लॉट इसलिए बेटर भी होता है कि ये ओरिजिनल वैल्यूज़ को कंटेन कर रहा होता है, तो आप ओरिजिनल वैल्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं। इसका तरीका बहुत आसान है। अगर मैं इसी चीज़ को देखूं तो आप क्या करते हैं कि आप इसमें से देख लेते हैं, स्टेम इसके अंदर एक बनता है मेन आपका, और उसके आगे लीफ होते हैं जो उसकी सेकंड वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास 67 की एक वैल्यू है, तो मेरा स्टेम जो है यानी जो मेन तना है उसका वो 6 होगा, और उसके आगे मेरे पास एक 7 की वैल्यू है। इसके अलावा 60s में मुझे और कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, लेकिन लेट्स सी, तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं जिसको हम देखते हैं।
हम इसको कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हुए, और हम यहाँ पे पूरे का पूरा फिल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें नज़र आएगा जो पीछे वैल्यूज़ थी उसमें 67 था, तो इसको रीड ऐसे करते हैं, स्टेम इज 6 एंड 7, तो मैं 67 पढ़ूंगा। एंड देन 7 और 1 लिखा हुआ है तो मैं इसको 71 पढ़ूंगा। और दूसरी एक मेरे पास वैल्यू 78 थी, तो मैं हर एक के साथ ये वाला लीफ ज़रूर पढ़ूंगा। तो अगर ये 122 है तो ये 122 हो गया। 124 रीड करूँगा, 124 की वैल्यू है वहाँ पे। 125 रीड करूँगा, 125 की वैल्यू है। अच्छा, क्योंकि आप नोट करें तो मेरे पास यहाँ पे स्टेम तो काफ़ी बन रहे हैं, लेकिन लीव्स में एक लीफ बहुत एक्सटेंडेड है। इस तरह का जब इशू आता है तो हम कोशिश करते हैं कि ये बैलेंस रखा जाए, लीफ थोड़े कम कर लिए जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चीज़ों को डबल कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 6 को मैंने यहाँ पे 6 ही रहने दिया। 7 क्योंकि आगे मेरे पास 2 लीव्स हैं तो मैंने 7 प्लस 7 का एक और लीफ बना लिया। इसमें काम ये करना होता है कि पहले 0 1 2 4 के जो डिजिट्स हैं उसको मैं एक में रहने देता हूँ, और जो उसके आगे के लीव्स हैं मेरे, जैसे 5 6 7 8 9, उसकी मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। तो मेरे पास दो स्टेम सेम नाम के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 67 71 78, तो ये थोड़ा सा बैलेंस हो गया है मेरे पास। इसी तरह अगर मैं 8 को देखता हूँ तो 8 के अंदर भी मेरे पास जो वैल्यूज़ यहाँ आ रही हैं, 8 2 5 6 7 आ रहा था, तो मैं 1 2 0 1 2 3 4 को एक में ले लेता हूँ, जो 8 को साथ 2 रख लिया तो 82 वैल्यू होगी। और जो आगे वाले हैं जिसमें 5 6 7 8 का नंबर आ रहा है लीफ में, उसका एक अलहदा पूरा मैं स्टेम और लीफ बना लेता हूँ। 8 के बाद ये वाले मैंने पिक कर लिए हैं, 5 6 7 7, ठीक है। तो इस तरह जो सा है मैं इनको थोड़ा सा बैलेंस भी कर सकता हूँ, जिसको उसने ओवरऑल को चेंज किया। जैसे कि अगर आप 12 को देखें तो 12 में 2 4 5 है। ये अगर मैं 1 2 3 4 को देखूँ तो 12 को मैंने 2 4 को ये ऊपर वाली क्लास में कर दिया है, और फिर मैंने नीचे एक और स्टेम बना दिया 12 का, जिसके अंदर मैंने 5 6 7 8 देखना चाहा तो मुझे सिर्फ 5 मिला, वो मैंने 5 ले लिया। तो मैं इसको रीड ऐसे ही करूँगा, 125 122 124। तो अगर आप देख रहे हैं तो मैं इसमें नेचुरल वैल्यूज़ को रिटेन कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। जो हिस्टोग्राम में चेंज हो रही थी, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं आ रही थी मेरे पास। उसी की ये एक और एग्जांपल आपके सामने गिवन है, जिसमें डिफरेंट गिवन है और इसको उन्होंने कहा है कि जी आप कन्वर्ट करें इनटू स्टेम लीफ। तो मैं इसमें से अगर स्टेम देखना चाहूँ तो 2.3 2.5 2.5, ये 2 और 3 का कुछ चल रहा है, तो मैं 2 का स्टेम बना लूँ, 3 का प्लस 4 का एंड 5 का स्टेम बना लूँ। 5 के बाद मेरे पास 0 है, तो मैं इसको 2.3 पढ़ सकता हूँ, 2.5 2.5 2.7 2.8। 3 के अंदर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है जी, मेरे पास 3.2 है, 3.6 है, 3.6 है। तो देखें 3 मैंने स्टेम में बना लिया, 2 6 6 मैं लीफ में ले गया हूँ। 4.5 है तो मैं 4 को स्टेम रखता हूँ, 5 को लीफ में कर लेता हूँ। और 5.0 है तो मैं 5 को स्टेम रखता हूँ और इसको लीव करता हूँ, और इसको मैं पॉइंट्स के साथ पढ़ूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 5.0 है एज अ लीफ ऑफ 0, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यूज़ रिटेन हुई हुई हैं, वो चेंज नहीं हुई है। इसके अलावा एक और प्लॉटिंग है हमारे पास जिसको डॉट प्लॉट कहते हैं, जिसका भी यही बेनिफिट है कि आप एक्चुअल वैल्यूज़ जो नंबर्स थे उनको रिटेन करते हैं, आप नंबर्स को चेंज नहीं करते। ये नंबर लाइन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है टाइम स्पेंट ऑन फ़ोन के अंदर जो जो वैल्यूज़ थी, जैसे 67 थी तो यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, 68 थी तो यहाँ पे लग गया, 78 थी वो यहाँ पे लग गया। इसी तरह 125 की वैल्यू थी इफ़ आई रिमेंबर, 122 की वैल्यू थी, आप वहाँ वहाँ पे डॉट लगा देते हैं। इससे आपको पता लग जाता है कि आपका मेजर डाटा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक वे है ग्राफ स्पेस को प्रेजेंट करने का, तो ये भी ओरिजिनल को रिटेन करता है। अब हम आ जाते हैं, जो अभी हमने देखे वो ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे थे और क्वांटिटेटिव डेटा पे थे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपने सुना होगा पाई चार्ट के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं कि पाई चार्ट किस तरह बनता है। और पाई चार्ट जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये कैटेगोरिकल डेटा पे या क्वालिटेटिव डेटा पे बनता है। तो ये करता क्या है एक्चुअली, पार्ट ऑफ द होल शो करता है कि पूरा सर्कल है उसका पार्ट कितना है, और इसका सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेगमेंट के अकॉर्डिंगली वो शो कर रहा होता है। हर एक का आप लोग एक सर्टन एंगल लेते हैं, क्योंकि 360 का हमारे पास पाई होता है पूरा। निकालने का तरीका इसका ये है कि नंबर ऑफ द कैटेगरी जो भी है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि जेंडर है मेल और फीमेल, तो जो भी उसका नंबर है मेल कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल लोग कितने हैं मेल और फीमेल में से इनटू 360, तो मेरे पास एंगल आ जाएगा कि मैंने पाई चार्ट में एंगल कितना करना है। और दूसरा इसका तरीका परसेंटेज का भी होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं तो आप नंबर ऑफ कैटेगरी अपना लिखेंगे, टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%, तो वो बता देगा कितना परसेंट है आपका जो कि पाई चार्ट में आ रहा है। इसकी एक एग्जांपल है
कि नासा का जो बजट है बिलियंस ऑफ डॉलर में अगर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पे वो 5,000 या 7 बिलियन लगा रहे हैं डॉलर, टेक्नोलॉजी पे 5.9 और मिशन पे 2.7। इस चीज़ को अगर मैंने पाई चार्ट में शो करना हो तो उसका मेरे पास तरीकाकार क्या है कि मैं उस चीज़ का एक चार्ट शो कर दूंगा आप लोगों को, जैसे कि ये नज़र आ रहा है मेरे पास। अगर मैंने इसकी डिग्रीज कैलकुलेट करनी हो तो ये टोटल मेरे पास इतना आता है। तो मैं इसको निकालने का तरीका क्या है कि 5.7 डिवाइड बाय 14.3 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो मेरे पास 143 डिग्री आ रहा है, जो मेरा पार्ट बन रहा होगा फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, दिस पार्ट विच इज़ 40% ऑफ द टोटल। ठीक है, ये भी हम देखेंगे परसेंटेज जब निकालेंगे। ये डिग्री निकाला है विच इज़ एंगल। इस तरह एक और एंगल अगर मैं देखता हूँ तो 5.9 जो सा ये 149 है, थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। ठीक है, ये है हमारा टेक्नोलॉजी का। और मिशन जो है ये हमारे पास 68 डिग्री आ रहा है। अगर मैं थर्ड काउंट करूँ वो कैसे करूँगा, 2.7 डिवाइड बाय 14.3 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। इसी तरह जब हम, और ये टोटल हमेशा 360 बनेगा। परसेंटेजेस में जब मैं करूँगा तो परसेंटेज में किस तरह करूँगा, ये डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 100। तो मेरे पास परसेंटेजेस आ रही हैं तीनों और ये टोटल होनी चाहिए हमारे पास 100% पे, तो ये परसेंटेजेस में इसको शो कर दिया गया। अच्छा, इससे पहले अभी प्रीवियस स्लाइड पे देयर वाज अ स्लाइड चेंज, मैं वो भी दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि दूसरी जो चीज़ है जिससे हम शो कर सकते हैं पाई चार्ट को या फिर कैटेगोरिकल डेटा को, वो बार चार्ट है। इसमें अगर आप देखें तो स्पेसिस होते हैं, ये डिफरेंट होता है हिस्टोग्राम से जो कनेक्टेड नहीं होता। और इसमें आप कोई भी कैटेगरी लेते हैं, जैसे इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो कलर्स गिवन है, तो आप उस कलर की फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि रेड कलर कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, ग्रीन की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ब्लू की कितनी, येलो की कितनी है। तो इस तरह ये बार चार्ट की फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये भी एक वे है क्वालिटेटिव डेटा को प्रेजेंट करने का। जी, हम आगे ज़रा स्किप कर लेते हैं स्पीड अप में। ये हमारे पास एक और प्लॉट आ रहा है जिसको हम लोग स्कैटर प्लॉट कहते हैं। और स्कैटर प्लॉट का हमारे पास तरीका ये होता है कि हम लोग इसमें हमारे पास दो एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब दो तरह के डेटा गिवन हो, एक की एब्सेंट कितनी कितनी है किसी की, और उस एब्सेंटिज्म के ऊपर उस बंदे का ग्रेड क्या बन रहा है या उस स्टूडेंट का ग्रेड क्या बन रहा है। तो जिसकी 8 एब्सेंट है उसका 78 है, जिसके 2 एब्सेंट है उसका 92 स्कोर है, जिसका 5 है उसका 90 है। हम इसको अभी कोरिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे कि ये कितना कोरिलेट कर रहे हैं आपस में, लेकिन वैसे ही अगर हम इसको प्लॉट करें तो हमें एक जनरल चीज़ नज़र आती है कि जिसकी 2 एब्सेंटीज़ हैं उसका स्कोर यहाँ 92 आ रहा है, तो ये 92 के पास डॉट लगा दिया। इसी तरह जिसके 5 हैं उसका 90 पे आ रहा है, जिसके 6 हैं उसका 81 पे आ रहा है। तो ये सारे स्कोर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये स्कैटर प्लॉट हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, तो हमें पता लगता है, हम इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और ये डेटा में हमारा कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी भी ये खसूसियत है कि आप एक्चुअल डेटा मैप कर रहे होते हैं इसमें आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में उसको नहीं लेके जाते, क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में नहीं होते, मिड पॉइंट नहीं होता। तो आप जो एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वही आप यहाँ पे मैप कर रहे हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। और हमने कुछ ग्राफ्स को देख लिया। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन जो आपको लग रहा है किसी स्पेसिफिक ग्राफ के बारे में, या हम इसको कैसे करेंगे, तो वो हम लोग आप मुझे कमेंट में लिखते हैं, या दिस इज़ माय ईमेल आईडी, यू कैन राइट मी एन ईमेल। तो आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाऊँ और चीज़ को क्लोज़ करूँ। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इसको लाइक कर दें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें, सो दैट आपको अपडेटेड वीडियोस रिसीव हो रही हो। थैंक यू सो मच।